हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ VLSI टेक्नोलॉजी एंड VLSI आर्किटेक्चर के बारे में जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और उसका जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्या है वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं। सो देखिए ये वीडियो जो ECE के हैं स्टूडेंट, ECE, इलेक्ट्रिकल, EE या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीनों ब्रांच के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे मैं VLSI का जो टूल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी पैकेजेस क्या हैं, वो सारे को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो देखिए मैं आप लोगों को बोल दूं कि जो भी हम जो भी काम करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, वो किसी जाने अनजाने किसी को फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया। सो किसी न किसी को मैं फॉलो करके देख रहा हूँ कि नहीं उसका गवर्नमेंट जॉब हुआ था तो मेरा भी होना चाहिए, राइट। तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो ब्लाइंडली फॉलो करने से नहीं होगा, आप बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सिचुएशन को देख के अपना काम करता है, ठीक है। उस समय आपने डिसीजन लिया था कि गेट का प्रिपरेशन करेंगे, PSU में जाएंगे, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन बदल गया है। गवर्नमेंट जॉब तभी सही है जब गवर्नमेंट अच्छा है, राइट। जब गवर्नमेंट का खुद सिचुएशन अच्छा नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप आज से 30 साल पहले चले जाइए, 30 ईयर्स बैक अब आप जाइएगा, ठीक है। 30 प्लस ईयर बैक जाइएगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जाता था, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसका सैलरी ही बहुत कम था, ठीक है। तो उस समय लोग प्राइवेट जॉब को प्रीफर करता था, ठीक है। है तो आप क्या है कि जो भी बेस्ट स्कोर है उस स्कोर पे एडमिशन ले लीजिए कहीं भी। और वो भी मेनली डिपार्टमेंट आपका होना चाहिए VLSI एम्बेडेड या फिर जो भी, अगर VLSI से रिलेटेड है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो छोड़ के आप देखिए वो छोड़ के आप कहीं A, B, C गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है VLSI एम्बेडेड सिस्टम एंड जो भी इससे रिलेटेड VLSI टेक्नोलॉजी, ये सारा हाईएस्ट पेइंग जॉब है, ठीक है। हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अब देखिए मैं इसके डिटेल में जा रहा हूँ। अगर आप कोई भी कॉलेज से अगर MTech कर रहे हैं कहीं से भी, इट में भी IIT हो या फिर NIT हो, ठीक है। IIT हो, NIT हो या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज से अगर MTech कर रहे हैं, ठीक है। आप MTech में गए, ठीक है, और आपने मेनली VLSI टेक्नोलॉजी लिया, VLSI या फिर एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। VLSI या फिर एम्बेडेड सिस्टम लिया तो आपका मिनिमम जिसका इसका ड्रीम कंपनी में आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट है इसका इंटेल हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कैडेंस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा मेंटर ग्राफिक्स, ठीक है। ये सब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बोल रहा हूँ जिसमें आप लोगों को पैकेज आज अगर 20 लाख CTC मिल रहा है तो 5 साल बाद वही डबल हो जाता है, ठीक है। ये सब कंपनी में मेंटर ग्राफिक्स, इंटेल, कैडेंस, मेंटर ग्राफिक्स, सिनॉप्सिस, ठीक है, UMC, ठीक है। ये सारी कंपनियां जो है ना, ये हाईएस्ट पेड इंडिया MNC कंपनियां हैं। तो इंडिया में तो पैसा देगी ही देगी, इंडिया के सिचुएशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब तो पैसा देगी ही देगी। अगर आप फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं और वहाँ पे लेते हैं तो यही सब कंपनियां ही आपको बेस्ट पैसा देने वाली है, हाईएस्ट पे ही। आपका मिनिमम सैलरी होगा अगर आप यहाँ इन सारे कंपनी में अगर एज ए डिजाइन इंजीनियर या फिर क्लॉक इंजीनियर, बहुत सारे पोस्ट होता है। जैसे हम लोगों का यहाँ पे सिस्टम इंजीनियर, डेस्क इंजीनियर, बहुत सारा पोस्ट होता है ना। इन सारी कंपनियों में आप जाइएगा तो सारे पोस्ट होंगे। तो मिनिमम आप लोगों का यहाँ का अगर देखिएगा तो यहाँ हम लोगों का मिनिमम सैलरी जो होता है, मिनिमम आपका स्टार्ट होता है 12 CTC, ठीक है, जो कि आपको बेंगलोर या फिर रॉयल सिटी में ही रहेगा, ठीक है, मेट्रो में ही रहेगा। मिनिमम सैलरी 12 सिटी से ही स्टार्ट होती है। और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मे बी IIT NIT से जा रहे हैं तो एम्बेडेड सिस्टम में जैसे IISc बेंगलोर या फिर वो तो बड़ा चीज़ है, फिर IIT, नीचे भी IIT में जाते हैं छोटे लेवल में। एम्बेडेड सिस्टम में आपका मिनिमम 22 लाख का पैकेज देता है, वो भी सिस्को सिस्टम, ठीक है। सिस्को सिस्टम आप लोगों को 22-23 लाख CTC पे देता है।
सो देखिए अब यहाँ का कंपैरिजन कीजिएगा, अगर आप PSU का देखिएगा, PSU भी आपको कितना 18 lakhs पर देती है, 18 lakhs करके देती है, ठीक है। CTC इसका भी रहता है, CTC ही इसका आता है, ठीक है, 18 लाख CTC। ONG मैं IOCL का बता रहा हूँ, IOCL का, ठीक है। और यहाँ 20 lakhs CTC, ठीक है। तो यहाँ का काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और ये 5 साल बाद अगर यहाँ पे +5 ईयर जोड़ दीजिएगा, +5 ईयर जोड़ दीजिएगा, तो इसका 18 लाख CTC बढ़ के कितना 19 मे बी 20 lakhs होगा, मैक्सिमम 20 lakhs, ठीक है, 20 lakhs। यहाँ पे अगर +5 ईयर करते हैं, मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग ऐसे भी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होगा। ये अगर +5 कर रहे हैं तो ये आपका 22 का आप पे कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर होगा, मैक्सिमम तो कुछ भी जा सकता है, मिनिमम मैं एवरेज लूँ 20 लाख 22 लाख CTC है, तो ये आपका जाके कितना डबल तो हो ही जाएगा 5 साल में, 44 CTC के राउंड आपके ये मिलेगा बेंगलोर, या फिर इसीलिए बेंगलोर इतना महंगा सिटी है, फिर भी वहाँ पे अच्छे लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद भी +5 ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडली ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए। और ये आपका कितना कैसा बढ़ेगा, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट से आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉप कंपनियाँ हैं वो जो कैडेंस मैं बता दिया, कैडेंस है, सिनोप्सिस है, इंटेल है, ओके, उसके बाद सिनोप्सिस, मेंटर ग्राफिक्स, ये सब क्या है ना, देखिए इंटेल जो है हमारा वो क्या है कि ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, 5th में STM, ये सब सारी MNC कंपनियां हाई पेइंग जॉब है। इसलिए आप लोग का जो भी आप लोग का भी रिजल्ट आया है वहाँ पे आप लोग ले लीजिए। और VLSI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको जानना पड़े कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको डाउट हो रहा है वो चीज़, सो मैं स्टार्ट किया हूँ कि यहाँ से आप लोगों को मतलब जनरल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों को सारी चीज़ों को बताना शुरू करूँ, जिससे कि आप लोग भी एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सके। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को मेनली जो चीज़ हम लोगों को पढ़ना रहता है VLSI टेक्नोलॉजी में, देखिए तो यहाँ भी हम लोगों का 2 चीज़ हो जाता है। जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं मुझे क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा, उनके लिए ये है VLSI अगर आप लेते हैं तो 2 चीज़ होता है, एनालॉग डोमेन एंड सेकेंड थिंग डिजिटल डोमेन, राइट। ओके, सो एनालॉग डोमेन में हम लोग 2 चीज़ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को ज़्यादातर पढ़ना रहेगा A to D, D to A, राइट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये मैं एक आप लोगों के लिए ये है एनालॉग डोमेन, ADC DAC, ये चीज़ आप लोगों को मेनली पढ़ना रहेगा, ठीक है। करंट मिरर, सारे चीज़ आप लोगों से रिलेटेड रहेगा। नाउ डिजिटल डोमेन में हम लोगों को जो मेनली पढ़ना रहता है डिजिटल से रिलेटेड, जैसे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। उसके बाद क्लॉक, मेनली हम लोग क्लॉक, इसका क्लॉक क्या है, और जो भी कोडिंग जो करना रहता है वो कोडिंग हम लोगों को करना रहता है VHDL या वेरीलॉग, राइट, VHDL या फिर वेरीलॉग, ठीक है। दोनों डिफरेंट कोडिंग है, एक दूसरे से रिलेटेड है। VHDL में वेरी हाई डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है, एंड वेरीलॉग है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है कि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बेंच का यूज करते हैं, .tb का यूज करते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए। एंड इसको अगर VHDL को करना है तो VHDL के लिए हम लोग टेक्स्ट बेंच नहीं लिखते, इनपुट आउटपुट वहीं पे इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्री टूल्स का बात करें, जो कि मान लीजिए हमको तो डिजिटल में हम लोग का क्या था, डिजिटल डोमेन में हम लोगों का था फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्स एंड सिमुलेशन, CMOS। मेनली हम लोग जो भी जानते हैं VLSI टेक्नोलॉजी, दोनों में हम लोग CMOS टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, CMOS, ओके। सो एंड डिजिटल में हम लोग मेनली फोकस करते हैं मीन्स मेमोरी, ठीक है। आप लोगों को मेनली मेमोरी के बारे में पढ़ना रहेगा, जैसे कि मेमोरी में हम लोग का आ जाएगा रैम, रोम, कैम, ठीक है। रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एंड कैम मतलब कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है। इसी में हम लोग का पढ़ना पड़ेगा SRAM, फिर DRAM, फिर ठीक है SRAM, DRAM, फिर इसमें TCAM, यही सब आप लोगों को पढ़ना रहेगा। और ये सब प्रोजेक्ट मेनली आप लोग, जैसे कि हम लोग लेटेस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। लेटेस्ट सपोज कि आप इसरो का कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है, ये इसरो का प्रोजेक्ट हुआ, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान वो में बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको स्पेस में भेजना है। तो स्पेस का टेम्परेचर हम लोगों का, लेटेस्ट सपोज स्पेस एंड हम लोग अर्थ है यहाँ
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मून पे भेजना है, कहीं भी भेजना है, तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है। टेम्परेचर मान लीजिए 300 डिग्री सी है, यहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सी सेंटीग्रेड है, ठीक है, 27-20 रूम टेम्परेचर है। तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी हमारा मोबाइल है, कैमरा है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे तो काम कर रहा है, लेकिन वो डिवाइस क्या यहाँ पे काम करेगा? नहीं करेगा। तो आप लोगों को मेनली क्या होता है ना, हम लोगों को सारी चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, उसको बोलते हैं पीवीटी कॉर्नर, ठीक है, पीवीटी कॉर्नर। उसको हम लोगों को पीवीटी एनालिसिस करना होगा, ठीक है, सारे कॉर्नर को एनालिसिस करना होगा, जिसमें हम लोग इसी सीमॉस को 200 पे देखेंगे, वो सारे सिमुलेशन से करना होगा एंड उसी को हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड से करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों का प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट, इसरो का प्रोजेक्ट, DRDO का प्रोजेक्ट, जो भी है वो सारा कंपनी इन्हीं को दे देती है, या फिर IIT NIT बड़े बड़े कंपनी को रिसर्च के लिए दे देती है और उनसे करवाती है ये सारे काम, ठीक है। तो ये हम लोग का VLSI का होता है। मेनली आप लोग को जो कोडिंग करते हैं कि कोडिंग से हमको डर लगता है, ये है कुछ नहीं, कोडिंग करना रहता है। अगर आप VLSI या एम्बेडेड सिस्टम से कर रहे हैं तो आपको मेनली VLSI में, अगर डिजिटल डोमेन में जा रहे हैं, डिजिटल में, तो आपको VHDL सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है VHDL, ओके, VHDL सीखना पड़ेगा। लेकिन VHDL में आप लोगों का क्या है, ये बस सिंपल चीज़ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर CS डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, लेटर सपोज मैं आपको कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ, तो उसका जावा स्क्रिप्ट है, फिर उसका पाइथन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा तो आपका कुछ रिलेटेड आपके कोर सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड नहीं है, कुछ रिलेटेड नहीं है, नथिंग, राइट, कुछ रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप VHDL के साथ कोडिंग करेंगे तो बहुत कुछ रिलेटेड रहता है। जैसे कि आपका फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा, ये लिखना पड़ेगा। डी फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, फिर SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फिर आप जैसे कोई भी ये 4 बिट मल्टीप्लायर बना रहे हैं, 4 बिट मल्टीप्लायर, तो सारे चीज़ों का जो 4 बिट मल्टीप्लायर कैसे बनाएंगे, आप लोगों को तो कुछ ना कुछ थॉट्स वो 0101 करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे सारे आपके कोडिंग प्लस आपका जो नॉलेज है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लिप फ्लॉप या फिर ये काउंटर, मूरे मिले, ये सब जो पढ़ा है, वो सारे का नॉलेज को मिलके ही आप VLSI टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरी तरह से अपना टेक्निकल नॉलेज को, यहाँ पे स्किल को यूज किया है, ठीक है। बाकी कोडिंग तो हम लोग कहीं से भी सीख लेंगे। सो मेनली यहाँ पे बेटर थिंग क्या है, बेस्ट थिंग क्या है कि आप अपना जो पढ़े हैं जो चीज़ है वो चीज़ को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, ये मेन थिंग है। ओके, सो चलिए मैं आप लोगों को बेसिक मेमोरी के बारे में पढ़ाता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोगों को VLSI टेक्नोलॉजी या VLSI से जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स चल रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जैसे देखते हैं SRAM के बारे में देखते हैं। SRAM व्हाट इज SRAM? SRAM क्या है ना, स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक है, ठीक है, डायनेमिक नहीं। DRAM भी आता है, पहले के ज़माने में DD-RAM आता था, ठीक है, वो सब कुछ नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ SRAM के बारे में बताता हूँ, ठीक है। SRAM में क्या है, एक चीज़ ये देखिए, ये हमारा इन्वर्टर हो गया, ठीक है। अगर मैं, आप लोग खुद सोचिएगा तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। लेटर सपोज मैं यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, 1 गया, यहाँ पे 0 आया, ये 0 यहाँ आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर ये 1 आया, यहाँ पे 0 आया, फिर ये 0 बिट यहाँ गया, फिर यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 0 आया। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस नोड पे, ये जो नोड है यहाँ पे हमारा ऑलवेज 1 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज हमारा 0 हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और ले लूँ, एक और सेल ले लूँ, ठीक है, ऐसा देखिए एक और सेल ले लिया मैंने, राइट, ओके। एंड यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ 0 दे दिया, 0 1, फिर यहाँ 0 फिर 1, यहाँ 0 फिर 1, फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक यहाँ पे 0 स्टैटिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जब आपका पावर रैम में जो है कि पावर खत्म हो गया तो ये सब चला जाएगा, ये नहीं रहेगा, स्टोर नहीं रहेगा, जब तक पावर है तब तक ये यूज होगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली 1 को स्टोर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली 0 को स्टोर कर दिया, और डिजिटल में तो कुछ बचा नहीं, 1 0 ही होता है। तो ऐसा मैं बहुत सारे को अगर कंबाइन कर दूँ, देख रहे हैं, ऐसा मैं बहुत सारे को कंबाइन कर दूँ तो एक लॉजिक में लेटर सपोज 1 0 1 1 को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं पे मैं 1 0 1 1 को ऐसा स्टोर कर दिया, ये एक बिट ऐसा कितना बिट चाहिए, 1 2 3 4 को ऐसे लगा दिया, तो मैंने 1 0 1 1 को स्टोर कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक मेरा एड्रेस हो गया ना, ये एक एड्रेस भी हो सकता है, ये डाटा भी हो सकता है, आप लोग माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैंने एक
एक मैसेज को, ये मैसेज को स्टोर कर दिया। तो यही हमारा क्या हो गया, मेमोरी। यही कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। सो देखिए मैं, ये तो मेमोरी हो गया। नाउ इसी में हम लोग आते हैं 60, 80, 12T रैम, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं जैसे 60। अगर आप लोगों को लेटर सपोज आप लोग पहले जानते, अगर ये सब चीज़ों को सिमुलेट करना होगा तो हमारे पास बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास तो कैडेंस का होगा नहीं लाइसेंस, क्योंकि कैडेंस यूज करने के लिए आपको करोड़ों का सॉफ्टवेयर है, तो आपको तो वो यूज नहीं कर सकते। तो आप सीमाई का यूज कर सकते हैं, सीमाई का। एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर जो है LT स्पाइस। LT स्पाइस का बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है। एक होता है LT स्पाइस, आप लोगों ने यूज किया ही होगा। उसके बाद होता है NG स्पाइस, राइट। NG स्पाइस होता है, NG स्पाइस। सो स्पाइस से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको अगर इंटरेस्ट है या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना VLSI करियर बनाऊँ VLSI में, तो आप लोगों को पहले ये करना पड़ेगा, सीमाई का टूल डाउनलोड करना है, वो फ्री है, ठीक है। सीमाई का और वहाँ पे आप लोग को 130 नैनोमीटर एंड 130 एंड 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड है ये, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जैसे ट्रांजिस्टर का है ना, ये हमारा मॉसफेट है, ठीक है। इसका हम लोग का W/L होता है, राइट। तो L जो होता है ये हमारे टेक्नोलॉजी नोड को बता रहा है। ये हम लोग अभी 180 नैनो टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं या फिर 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। तो ये हम लोग हमेशा रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पहले 180 में, अभी भी इंडिया 180 में कर रही है, लेकिन ताइवान में जाइएगा, ताइवान ये सब क्या है ना, अभी भी 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, ठीक है। जिसमें लेंथ, मॉसफेट का लेंथ बहुत सारा ही रिड्यूस कर रही है, जिससे मतलब कि एक जगह पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पे वो रख सकती है, जिससे कि हमारा स्पीड भी फास्ट होगा, कम एरिया में बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अभी इंडिया में भी कहीं कहीं 14 नैनोमीटर का नोड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी नोड है। अगर आप अच्छे जगह से करेंगे, IIT या फिर कहीं से करेंगे, तो आप लोगों को कैडेंस दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग ये सारे नोड वहाँ पे लाइब्रेरी फाइल में रहेगा, तो वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं सिमुलेशन के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं VHDL के बारे में, कोडिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि VHDL कैसे करते हैं, वेरिलॉग कैसे करते हैं। तो अगर वो सब चीज़ आप सीख भी लिए ना, थोड़ा सा भी सीख लिए, तो कोई भी कंपनी आपको ले लेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोडिंग अच्छा नहीं है लेकिन आपका EC से डिजिटल अच्छा है, एनालॉग अच्छा है, तो आपको ले ही लेगी, ठीक है। कंपनी अच्छे से ले लेगी। लेकिन और दूसरी बात है कि आपको अगर ये सब कंपनी में जाना है, इंटेल या फिर बड़ी बड़ी कंपनी में जाना है, तो आप पहले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए। इंटर्नशिप में अगर आपका इंटरव्यू होगा, सब कुछ प्रोसेस है, अगर अच्छा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चीज़ है कि आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो कंपनी खुद आपको प्लेसमेंट ऑफर कर देगी अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है। अगर नहीं हो रहा है तो आप सेकेंड ईयर के बाद आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो एमटेक पढ़ने के लिए कीजिए, ऐसा नहीं कि एमटेक मैं कर रहा हूँ, एमटेक भी कर रहा हूँ और 10 जॉब का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, उससे ओवरलोड हो जाइएगा और कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए साइकोलॉजी पढ़िए, मेंटल फिट रहिए कि हम लोगों को क्या करना है, क्या चीज़ है, मुझे कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके आप आगे बढ़िएगा तो आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, SRAM में हम लोग का क्या 60 SRAM आता है, आप लोग पढ़िएगा, मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ। अगर आप लोग सीमाई का टूल यूज कर रहे हैं, सीमाई का, तो वहाँ पे 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी है और 130 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी है, दोनों को यूज कर सकते हैं, फ्री टूल्स है। तो वहाँ पे सिमुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। तो देखिए 60 SRAM, तो रैम में मतलब कि मेमोरी में आप लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी में 3 चीज़ करते हैं, या तो रीड करते हैं, ठीक है, दूसरा राइट करते हैं, या फिर उसमें वैल्यू जो रहता है होल्ड रहता है। तीन चीज़ के अलावा मेमोरी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब यही है कि आप मेमोरी बना रहे हैं या फिर 4:4 1 MB का मेमोरी बना रहे हैं या फिर 20 MB, जो भी है, जितना मेमोरी, जितना अभी तो 1 GB का मेमोरी बना रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं, राइट। तो देखिए रीड होता है, राइट होता है, होल्ड होता है। तो पहले मैं एक बीट का बताऊंगा कि कैसे रीड राइट होता है, फिर आप लोग खुद उसको आगे देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिमिलरली वही बीट को मैं बार बार, यही सेल को मैं बार बार ना, इसी सेल को मैं बार बार रिपीट करूं,
ओके इसको यहाँ 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 ये सबको रिपीट करो तो ये हमारा एक मेमोरी बन जाएगा, ठीक है। 4 बिट 5 बिट जितना बनाना चाहेंगे बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का मेन क्या है, रीड 60 SRAM क्या है। 60 SRAM में हम लोग अभी क्या था, ये नोट बनाया था मैंने, ओके दिस इज मैंने ये बनाया था। फिर यहाँ से मैं ये मुझसे क्या है कि हमेशा डायोड बन जाता है, क्योंकि मैं एनालॉग में फेवरेट सब्जेक्ट था वो पढ़ाया था, तो एनालॉग का जो डायोड है वही मैं बना देता हूँ। वेल कोई नहीं, यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने इन्वर्टर बनाया है। इन्वर्टर से क्या है 1 देंगे तो 0 आएगा, फिर ये 0 यहाँ से फीडबैक में आएगा, 0 यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 0। सो 1 और दोनों को हम लोग स्टैटिक रैम है, ये 1 को यहाँ पे प्लेस कर रहा है, ये 0 को यहाँ पे प्लेस कर रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टर कैसे बनाएंगे हम लोग, इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं आप लोग खुद सोचिए। हम लोग सीमॉस से बना सकते हैं, पढ़े होंगे सीमॉस में कैसे बनाते हैं। तो देखिए सीमॉस में हम लोग कैसे बनाते हैं, ये दिस इज माई इन्वर्टर, राइट। हमारा एक मेमोरी हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 देंगे तो 1 आएगा, फिर ये 1 0 फिर 1 0। तो इस तरह से मैंने एक बिट डाटा को स्टोर कर लिया, ओके। सो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कभी भी एक्सेस करना होगा, इसको देखना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर सपोज 1 है, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करूँगा, राइट करूँगा, इसको हटाऊँगा, रीड राइट, एंड फिर उसके बाद क्या करूँगा, होल्ड करूँगा, ठीक है, होल्ड। फिर इसको मैं होल्ड कर दूंगा कि यहाँ पे बना रहे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। और इन्वर्टर कैसे बनाएंगे, मैं आप लोगों को पहले भी आप लोगों को पता होगा कि इन्वर्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीमॉस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आज के सारे जगह लोग सीमॉस टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं। सो सीमॉस टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमारा मॉस हुआ, ये पीमॉस हुआ, दिस इज एनमॉस, एंड यहाँ 1 देंगे, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 1 होगा, दिस इज द सीमॉस टेक्नोलॉजी, ओके। तो देखिए 60 SRAM को हम लोग कैसे आगे देखते हैं और उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर आप 1 बिट का मेमोरी बना ले रहे हैं तो आप लोग, और इसका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। बहुत सारा एनालिसिस होता है, PBT, प्रोसेस कॉर्नर, एंड उसका मोंटे कार्लो एनालिसिस होता है। तो सारे एनालिसिस आपको सिमाई का टूल में मिल जाएंगे अगर आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 60 जो SRAM है, 60 SRAM कैसे करेंगे। 60 SRAM हमारा है 6 ट्रांजिस्टर है। पहले तो मैं ये कर देता हूँ, इन्वर्टर बना लेता हूँ, ओके दिस इज इन्वर्टर। ठीक है, अब देखिए ये ग्राउंड है, दिस इज VDD। सो कोई भी चीज़ ये हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमेटिक बना रहे हैं, इसको हम लोग सीमेटिक बोलते हैं। हम लोग जैसे कोई भी आप यूज कीजिएगा कैडेंस या फिर कोई भी सिमुलेशन टूल यूज कीजिएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ये सर्किट को लाना पड़ेगा। आप लोगों को एनमॉस लिखिएगा तो एनमॉस आ गया, पीमॉस लिखिएगा पीमॉस आ जाएगा, एंड सारे को आपको वायरिंग करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या देखिए, इसका इनपुट दिस इज द इनपुट, ये इनपुट इसके आउटपुट से कनेक्टेड होगा, इसका इनपुट इसका आउटपुट, ओके। सो ऐसे कर दिए, करेक्ट, एंड इसका आउटपुट इसके इनपुट से हो गया, ओके। सो आप इसको ऐसे ना करके आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसा आपको बनाने का टेक्निक है वो कर सकते हैं। नाउ इसको मैं बोलता हूँ P1 ट्रांजिस्टर, इसको बोलता हूँ P1 P2, इसको D1, इसको D2। नाउ एंड हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक और, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर हुआ, 60 SRAM बना रहे हैं तो 2 ट्रांजिस्टर मुझे और लगेगा। सो 2 ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, ओके। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 60 SRAM का कर रहा हूँ मेनली। यहाँ पे Q है, लेट अस सपोज Q बार है, ओके। एंड मेनली 60 SRAM में हम लोग का जो लाइन होता है, हम लोग यहाँ से बिट लाइन, इसको बोलते हैं बिट, ओके, दिस इज बिट बार, राइट, बिट बार, एंड दिस इज वर्ड लाइन, ओके, दिस इज WL वर्ड लाइन, ओके। तो जब भी हम लोग, अब देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, एक सेल को आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसको बहुत सारे सेल को मैं छोटा छोटा करके लगा दूंगा तो वो मेमोरी हो जाएगा, बहुत बड़ा मेमोरी हो जाएगा। 2 MB, जितना MB का बनाना है, 400, जितना KB का बनाना है, MB का बनाना है, GB का बनाना है, आप बना सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक चीज़ें इसको समझना, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q बार है, लेट अस सपोज यहाँ पे 0 है, ओके, 0 है, पहले से जो भी स्टोर रहा होगा तो Q बार के पास 1 होगा, यही होगा और तो कुछ नहीं होगा।
अब देखिए इस चीज़ को हमको रीड करना है, तो इस जीरो को पहले मैं बताता हूँ रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन, यहाँ जो भी ऑपरेशन होता है 2 फेज में होता है, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 2। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ताकि इसको समझ पाए और आगे एक्सप्लोर कर पाते। देखिए फेज 1 में क्या होता है, हम दोनों चीज़ों को चार्ज कर देते हैं VDD से, दोनों बिट को और बिट को हम लोग VDD से चार्ज कर देते हैं। उसके लिए प्रीचार्ज सर्किट का हम लोग को जरूरत पड़ता है, वो मैं बताऊंगा। सो ये हमारा ऑलवेज VDD पे रहता है, ठीक है, VDD, ये भी VDD है, VDD, दोनों VDD। प्रीचार्ज के बाद सेकेंड फेज आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको रीड करना है। लेट अस सपोज मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ रीड ऑपरेशन, ठीक है, रीड ऑपरेशन में क्या होगा, रीड ऑपरेशन यहाँ पर हमको 0 रीड करना था। कैसे रीड करेंगे, जब इसको मैं बोलता हूँ A1, दिस इज A2, एक्सेस ट्रांजिस्टर 1, एक्सेस ट्रांजिस्टर 2। ओके, सो देखिए, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये एक्सेस ट्रांजिस्टर 1 है, एक्सेस ट्रांजिस्टर 2 है, तो हम लोग को रीड ऑपरेशन करना है। तो ये चीज हम 0 लिखा हुआ है, ये कैसे रीड करेंगे, जब हमारा A1 ऑन होगा, ठीक है, तभी तो ये शॉर्ट सर्किट होगा ना, ऑन होगा तभी तो होगा, नहीं तो ये तो स्विच की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन रहेगा। A1 कब होगा, जब हमारा ये ऑन होगा। यहाँ पे ये एनमॉस है, एनमॉस ऑन कब होता है, जब इसमें VDD होगा, VDD मतलब WL ऑन होगा, WL VDD, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो हमारा ये ऑन होगा। ये ऑन होगा तभी ये हमारा लाइन यहाँ जाएगा और यहाँ के वैल्यू को रीड करेगा, तो हमारा बिट पे आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा सबसे मेन चीज क्या है, लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पे हमारा 1 VDD है, ये VDD है, ये VDD जा रहा है, तो क्या होगा, ये VDD बोलेगा कि मैं यहाँ VDD रहूँ, ठीक है, ये VDD चाहेगा कि ये 0 को चेंज करके रिप्लेस करके 1 लिख दे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि नहीं, ये 0 हमारा यहाँ मेंटेन रहे, यही चाहिए ना, 0 हमारा मेंटेन रहे, ये 0 और ये 0 ये चाहेगा कि मैं यहाँ पे चला जाऊँ। दोनों का फाइट होता है दोनों ट्रांजिस्टर में, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 हम लोगों का यहाँ पे बना रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ का वैल्यू हमारा 0 है, यहाँ का वैल्यू VDD है, ठीक है, तो VDD हमको उधर नहीं जाना है, ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस लेट अस सपोज A1 यहाँ पे RD1, तो देखिए हम लोगों का VDD यहीं 0 यहीं पे रहना चाहिए। ओके, 0 यहीं पे रहना चाहिए, इसका मतलब ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा तो 0 इसको मिलता रहेगा। इसका मतलब RD1 जो होना चाहिए, RD1 लेस देन होना चाहिए RA1 से। RA1 ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाएगा इसको 0 को इन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो RD1 ज़्यादा होना, RD1 हमारा लेस होना चाहिए, RD1 दिस इज लेस होना चाहिए, मतलब W/L इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान से रखें। रेसिस्टेंस एंड W/L रेशियो हम लोगों का अपोजिट होता है। अगर W/L मैं बोलूंगा हाई है, इसका मतलब रेसिस्टेंस कम है। अगर मैं बोलूंगा रेसिस्टेंस हाई है तो W/L कम है, W/L ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है। सो आप लोगों को कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि 60S रैम में हम लोगों को अगर रीड ऑपरेशन करना है तो D1 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर A1 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ W/L, इन द फॉर्म ऑफ W/L। ओके, सो अगर D1 मेरा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है 0 वो हमारा बना रहेगा। सो इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो निकालना। ये W/L का रेशियो कैसे निकालेंगे जो कि हमारा ये बना रहे, सो उसको हम लोग बोलते हैं CN रेशियो, राइट। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ 0 और यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे भी VDD है, यहाँ भी VDD है, तो आपको ऑलवेज VDD यहाँ पे मिलता रहेगा। सो जहाँ पे प्रॉब्लम वही होता है जहाँ पे हम लोगों का 0 का प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, तो उसी को मैं देखता हूँ। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को रीड के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं राइट ऑपरेशन भी बताऊंगा, होल्ड ऑपरेशन भी बताऊंगा, फिर उसके बाद DRAM बताऊंगा, फिर TCAM बताऊंगा, और फिर धीरे धीरे मैं VLSI का जो भी कोडिंग्स है, VHD